हाँ, मेरी आवाज आप लोगों को बेटा सुनाई दे रही है ना? बहुत बढ़िया। तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, है ना? उज्जवल नारायण, अनुष्का, राजश्री वर्मा, तन्मय त्रिपाठी, तनु सिंह, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बस बेटा 5-10 मिनट हम वेट करेंगे, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। Reproduction in humans. गुड इवनिंग दीक्षा, बेटा कैसे हो? गुड इवनिंग राजश्री वर्मा, आप कैसे हो बेटा? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो ना? दीक्षा, तुमको बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रेहान बेटा गुड इवनिंग आपको भी। चलो जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट समझाया था। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्रिपल फ्यूजन और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, है ना जी? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। स्टार्ट कर दें? स्टार्ट कर दें हम? यस। तो बेटा सबसे पहले आप याद रखोगे, ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ह्यूमंस फॉलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन
किसको आवाज नहीं आ रही मुझे बताओ जरा। तन्मय बेटा आपको आवाज नहीं आ रही। तनु सिंह बेटा आपको आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। सबको आ रही है ना। दीक्षा रेयान उज्जवल नारायण अनुष्का बेटा सबको आवाज आ रही है। हर्षित तन्मय तनु। ओके बता दूं मैं आगे स्टार्ट कर दूं फिर से। तो मैंने बेटा क्या बोला कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में एब्सेंट होती है और ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन इन ह्यूमंस। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि ह्यूमंस दो तरह के होते हैं। ह्यूमंस आर ऑफ टू फॉर्म्स। एक फॉर्म को हम मेल बोलते हैं दूसरे को फीमेल है ना। डाई मतलब दो मॉर्फ मतलब फॉर्म। ह्यूमंस आर represented by two forms. One form is male and another one is female. बेटा आप मुझे बताओ मेल और फीमेल में हम आराम से डिफरेंसेस बता सकते हैं ना। हमको दूर से ही पता लग जाता है कि कौन सा ह्यूमन मेल है और कौन सा ह्यूमन फीमेल है। क्यों? क्योंकि बेटा जी इनमें सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं। तभी हमने कहा कि ह्यूमंस में दो सेक्सुअल फॉर्म्स होते हैं। दो मतलब डाई मॉर्फ मतलब फॉर्म। दो टू सेक्सुअल फॉर्म्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। टू sexual forms. One is male and another one is female. ठीक है ना जी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बताऊंगा। ह्यूमंस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in humans is completed in following stages. Completed in following stages. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसान में इन स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहला स्टेज फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। बेटा सेक्स सेल्स को हम गैमीट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है गैमीट बनना। गैमीट्स आर आल्सो नोन एज सेक्स सेल्स राइट। Formation of sex cells or formation of gametes is the first stage of reproduction, sexual reproduction in humans. जब ये गैमीट्स बनेंगे बेटा तो दूसरा स्टेज आएगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कौन से गैमीट्स? मेल गैमीट मेल सेक्स सेल fuses with फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमीट। जब ये गैमीट्स फ्यूज होंगे तो बनेगा क्या? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। ये रहा दूसरा स्टेज। गैमीट फ्यूज होने के प्रोसेस को जाइगोट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा जी फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन।
और सेक्स सेल्स या गैमीट बनने के प्रोसेस को बेटा जी बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेजेस। पहला स्टेज गैमीटोजेनेसिस, दूसरा स्टेज फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। तीसरा स्टेज, जब ये जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, सेक्स सेल्स फ्यूज होने के बाद, तो इस जाइगोट का बेटा डेवलपमेंट होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना? तो मैं लिखूंगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है? व्हेन जाइगोट डिवाइड्स। जाइगोट एक सेल है बेटा, जब ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होगा तब जाके बनेगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। सॉरी, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट। द प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होगा तब जाके होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ बर्थ। ठीक है, लेकिन आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, आप लोग को इतना सारा नहीं पढ़ना। आप लोग को थोड़ा सा फेयर आइडिया चाहिए किसका? फर्टिलाइजेशन का। वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए किसका? बर्थ प्रोसेस का। और हल्का सा आइडिया चाहिए आपको गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले हम पहला ही स्टेज पढ़ेंगे, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सेक्स सेल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पहला स्टेज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है ना जी? लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए बेटा, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, तब जाके ना मैं दूसरे पेज पे गैमेटोजेनेसिस समझा दूंगा। वेरी गुड। बाकी लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे क्या? दीक्षा, शशांक, हर्षित, चलो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। से सुनना मैं क्या बोलने वाला। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस is the formation of gametes. मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है।
ठीक है ना। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, तो मैं उसी हिसाब से लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म्स भी बोलेंगे, is known as spermatogenesis, and formation of female gametes. Formation of female gametes. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स को बेटा हम ओवा भी बोलते हैं। इट इज नोन एज oogenesis. ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा, स्पर्म्स के बनने का प्रोसेस, where it occurs, spermatogenesis occurs inside testes of males. एंड oogenesis कहां पर होती है? oogenesis occurs inside ovaries of females. ठीक है ना जी। आपको बेटा मैं बता दूं, टेस्टीज जो है, टेस्टीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स। और ओवरीज जो हैं, दे आर आल्सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज। अब सवाल है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द सेक्स ऑर्गन्स in which primary requirements of reproduction are formed. In which primary requirements of sexual reproduction are formed. और प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गैमीट्स। क्या समझे? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज सेक्स ऑर्गन्स इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस हैं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही मेल गैमीट्स बनते हैं जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज हैं, क्योंकि ओवरीज ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि ओवा बनते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स, अगेन मैं वही लिखूंगा, दीज आर दोज सेक्स ऑर्गन्स इन विच primary requirements of sexual reproduction are formed. अच्छा, मेल्स में प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? गैमीट्स। कौन से गैमीट्स बेटा? मेल गैमीट्स। और फीमेल्स में प्राइमरी रिक्वायरमेंट
ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फीमेल गैमेट्स। तो कुल मिला के बात यह है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बनते हैं। और प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? गैमीट्स। मेल के अंदर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्पर्म्स, फीमेल के अंदर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओवा या एग्स। तो आसान भाषा में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, आपने जवाब में क्या बोलना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं भाई जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? टेस्टिस। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? ओवरीज। समझ आई बात है ना जी? अब देखो, गैमीट्स बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक? इसका मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ और भी ऑर्गन्स होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे ना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या 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 आएगा? अगर आप मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे क्या क्या? स्पर्म डक्ट्स, एपिडाइडिमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस। और अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे उसमें भी काफी सारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। कौन कौन से? ओवरीज की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स आर वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, है कि नहीं? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन्स जिनमें गैमीट्स नहीं बनते। देखो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने मेल में अगर कहा भी, मैं लिखने वाला भी हूं, अगर पेनिस है, पेनिस के अंदर स्पर्म्स नहीं बनेंगे, वो बन चुके हैं टेस्टिस के अंदर। लेकिन ये पेनिस क्या काम करेगा? ये इन स्पर्म्स को मदद करेगा फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने में। तो ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प करेंगे, ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन्स को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। लेकिन जिन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट बनेगा उन सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है ना? अब बताओ, गैमीट्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर और ओवरीज के अंदर। जब तक हमको टेस्टिस और ओवरीज का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम तब तक हमको पता कैसे चलेगा गैमीट्स कैसे बनते हैं? क्या समझे? इसका मतलब यह है कि गैमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, तभी हम पढ़ सकते हैं गैमीट्स कैसे बनते हैं। ठीक है ना? बिफोर स्टडिंग अबाउट gametogenesis, before studying about process of formation of sperms and process of formation of ova, हमको पता होना चाहिए कि जिस चीज के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर स्पर्म बनते हैं उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिस सिस्टम के अंदर स्पर्म्स बनते हैं उस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिस सिस्टम के अंदर ओवा बनते हैं उस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है? ठीक है ना? तो एक काम करेंगे बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का स्ट्रक्चर बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आई थिंक आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं चलता हूं अगले पेज पे। ये लीजिए बेटा, तो हम पढ़ेंगे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, राइट?
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस. First one is male, human male reproductive system. डायग्राम मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए. ये देखिए बेटा, अच्छा डायग्राम आपको सही से दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ जी. तो देखिए बेटा जी, हम आपको बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमंस is composed of primary sex organs, primary sex organs and secondary sex organs. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस. आप देख सकते हो बेटा, ये रहा एक टेस्टिस और दूसरे साइड से दूसरा टेस्टिस. लेकिन आप ध्यान रखेंगे बेटा जी, ये जो टेस्टिस है, they are located in a sac like structure. टेस्टिस बंद होते हैं एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में. उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं स्क्रोटम. टेस्टिस बिटवीन द टू लेग्स लोअर एब्डोमेन में होते हैं, एक मस्कुलर बैग में, जिस मस्कुलर बैग का नाम है स्क्रोटम. अब सवाल यह है कि स्क्रोटम में क्यों होते हैं? ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. बेटा जी, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? 36.9, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट.
लेकिन इस स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनने वाले हैं। मैं कर दूंगा रिपीट बेटा। मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने लिखे 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, यहां दिखाया मैंने डायग्राम में, एक तरफ से एक टेस्टिस, दूसरे तरफ से दूसरा, ये रहा। और टेस्टिस एक मस्कुलर बैग के अंदर बंद होते हैं, दोनों टांगों के बीच में। इस बैग को हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर से। स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यही टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर है स्पर्म्स बनने के लिए। दिस टेम्परेचर is suitable, it is suitable for spermatogenesis, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाला है कि नहीं? अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर 33 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 37 नहीं होना चाहिए, ज्यादा से 33 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब अगर स्क्रोटम नहीं होता और ये टेस्टिस हमारे एब्डोमेन के अंदर होते तो टेस्टिस का टेम्परेचर बराबर 37 डिग्री सेल्सियस होता। देयरफॉर स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं पाता, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। वैसा टेम्परेचर स्क्रोटम के अंदर ही होता है। दैट इज वाई टेस्टिस को ऊपर वाले ने स्क्रोटम में ही रखा है, क्योंकि स्क्रोटम में टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिलता है, एंड दैट कम टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं तो बता रहा हूं ना तनु सिंह, वाई क्यों बोल रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं ना, मैं फिर से रिपीट करूंगा। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर उनको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म बनने के लिए। कितना सूटेबल टेम्परेचर? स्क्रोटम में टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिलता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर 2 डिग्री कम कर दो तो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 डिग्री कम कर दो तो 34 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को कितना टेम्परेचर मिलेगा? 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। और यही टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर है। इट इज द सूटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यही रीजन है कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रखे गए। अगर एब्डोमेन के अंदर होते तो एब्डोमेन के अंदर इनको बराबर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता। उस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। बताओ, क्लियर है? समझ आया? हाँ, दीक्षा, शशांक, रेयान, उज्जवल, अनुष्का, राजश्री, बेटा समझ आया ना आपको? हर्षित, तन्मय, तनु, ओके। ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आता है आप इस डायग्राम में भी ढूंढते रहिएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है अ पेयर ऑफ एपिडाइडिमिस, a pair of epididymis, ये रहा एपिडाइडिमिस।
ये वाला, यहां से एक और यहां से दूसरा। टेस्टिस के पीछे एक एक एपिडाइडिमिस होता है। एपिडाइडिमिस से एक लंबा सा ट्यूब अराइज होगा। इस ट्यूब को बेटा बोलते हैं स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस। मैं लिखूंगा अ पेयर ऑफ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को हम डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं। डक्टस डेफरेंस या इट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। ये रहा स्पर्म डक्ट, आपको दिखाई देगा ये। तो एपिडाइडिमिस से ये लंबा सा स्पर्म डक्ट अराइज हुआ। एपिडाइडिमिस से ये लंबा सा स्पर्म डक्ट अराइज हुआ। स्पर्म डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस। अब देखो, यही स्पर्म डक्ट एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से कॉइल होके आता है। ये रहा यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में हमारा यूरिन जमा रहता है। तो दोनों स्पर्म डक्ट यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से आते हैं। देखो आ गया, आ गया, आ गया ना। और ये स्पर्म डक्ट्स यहां वाला और यहां वाला एक ग्लैंड के साथ मिल जाते हैं। उस ग्लैंड का नाम है बेटा सेमिनल वेसिकल। यहां से एक सेमिनल वेसिकल, यहां से दूसरा। तो मैं लिखूंगा तीसरा, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। स्पर्म डक्ट अगर दो हैं तो सेमिनल वेसिकल्स भी दो हैं। अब देख लो बेटा, सेमिनल वेसिकल ज्वाइन होता है किसके साथ? स्पर्म डक्ट के साथ। सेमिनल वेसिकल ज्वाइन होता है किसके साथ? स्पर्म डक्ट के साथ। आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर लिखूंगा, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पेयर नहीं होता बेटा, एक ही होता है, वन प्रोस्टेट ग्लैंड। वन प्रोस्टेट ग्लैंड। देन यहां पर आप देख लो, कुछ और भी दो ग्लैंड्स होते हैं। इनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका एक और नाम भी है काउपर्स ग्लैंड्स। मैं लिखूं अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड्स। अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड्स। काउपर्स ग्लैंड्स का एक और नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स लिखा है यहां पर। दे आर ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक। फिर एक मस्क्यूलर ऑर्गन जिसको हम पेनिस बोलते हैं। अ सिंगल अनपेयर्ड पेनिस। ये सारे एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और पेनिस, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा काम क्या करते हैं? दे हेल्प इन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। दे हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स मतलब गैमीट्स। तो टेस्टिस यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। बाकी सारे ऑर्गन्स क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट है अभी तक तो बता, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो।
हाँ, मैं आगे बढ़ूं, देखते जाओ। मुझे ये डायग्राम वापस चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला। ये जो टेस्टिस है, हम टेस्टिस का ना लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे। क्या चीज है ये, इसके अंदर होता क्या है भाई। ठीक है, देखो, अगर हम टेस्टिस को काट के अंदर से सेक्शन देखें तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। देखो भाई, ये मान लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चेंबर्स होते हैं। ये देखो, इन चेंबर्स को बेटा जी हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। मैं अभी नाम लिखूंगा, थोड़ा सा आपको किडनी का स्ट्रक्चर का याद आ रहा होगा। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे, लगभग लगभग एक टेस्टिस के अंदर 250 बोले तो 250 छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स। सॉरी, छोटे चेंबर्स होते हैं। इन चेंबर्स को हम टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। तो ये रहा व्हाट, ये एक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल। ऐसे ही कितने टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स होंगे? मैंने लिखा ये भी टेस्टिक्युलर लॉब्यूल ही है, और टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स अप्रोक्सीमेटली 250। राइट। हर टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर दो या तीन, हर टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर दो या तीन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं, दो या तीन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब तो बड़ा होता है, छोटे वाले को ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये देखिए बेटा, ठीक है, हर टेस्टिस के अंदर, हर टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर यूजुअली दो और इन एक्सट्रीम केसेस तीन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिए बेटा, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ये देखिए, जो मैंने ये रेड कलर से ड्रॉ किए बेटा, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट। हाँ जी, बस काम हो गया। ये देखिए, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट।
बस काम हो गया। ये देखिए, इसको जरा ध्यान से देखो, मैंने अलग अलग कलर बेटा जी यूज किया है। कलर मैंने अलग यूज किया है, आपको अच्छे से शायद दिखेगा। अब देखो, मैंने कहा हर एक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर दो या तीन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन ट्यूब्यूल्स को बेटा हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने? एक लॉब्यूल के अंदर दो, तो टोटल टेस्टिस के अंदर अगर 250 लॉब्यूल्स हैं तो टोटल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे? तुम लोग समझ रहे हो ना? यस, 500। तो मैं यहां लिखूंगा 2 to 3, यूजुअली दो ही होते हैं इन ईच लॉब्यूल। ठीक है। अब देखो, आप डायग्राम में बेटा देख सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब लॉब्यूल से बाहर निकलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब लॉब्यूल से बाहर निकलते हैं, ये निकले ना लॉब्यूल से बाहर, तो ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। बेटा जी, इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स का नाम है रेटी टेस्टिस। क्या? रेटी टेस्टिस। ठीक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब टेस्टिकुलर लॉब्यूल से बाहर निकलेंगे, ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है जी, क्लियर है ना? अब ये रेटी टेस्टिस एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। ये देखिए, यहां पर मैं वहां पर अलग कलर लगाऊंगा, आपको दिखेगा अच्छे से। एक मिनट। हाँ जी बेटा, ये आप देख लीजिएगा। ये रहा, मैंने अलग कलर यूज किया। ये रहा, मैंने बोला रेटी टेस्टीज एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और बड़े ट्यूब्यूल्स बनाएंगे। इन बड़े ट्यूब्यूल्स का मैंने पर्पल कलर लगाया। इन बड़े ट्यूब्यूल्स को बेटा जी बोलते हैं हम वासा इफरंशिया। ठीक है। और यही वासा इफरंशिया ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ and result in the formation of a structure which is known as epididymis। मैं फिर से कलर मारूंगा। ये ये देख लीजिएगा आप, यही तो है ऑरेंज कलर जिस पे मैंने मारा। दिस इज नन अदर देन एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के ऊपर मैंने ग्रीन कलर का कवरिंग मारा है। भाई मुझे बताओ, तुम लोग समझ रहे हो ना? ये है एपिडाइडिमिस। दिस इज एपिडाइडिमिस। ठीक। जरा यहां पर इस मेन डायग्राम में देखो,
एपिडाइडिमिस कहां पर है? दिखाई दे रहा होगा एपिडाइडिमिस, दिखाई दे रहा होगा। ये देखो टेस्टिस के, ये अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस के पीछे लगा है ना एपिडाइडिमिस। ये अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस के पीछे लगा है ना एपिडाइडिमिस। यस, समझ आ रही है बात? तो मैंने बोला क्या कि टेस्टिस के अंदर लगभग लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में अप्रोक्सीमेटली 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं या 3 होते हैं। ठीक, जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के टेस्टिकुलर लॉब्यूल से बाहर निकलते हैं, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके, यहां पर मैंने देखो मार्क कर दिया, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्यूल्स का। उस नेटवर्क को बेटा जी हम बोलते हैं व्हाट? द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इज नोन एज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस में बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये फाइन ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिटिल बिट बिगर ट्यूब्यूल्स। उन बिगर ट्यूब्यूल्स को वासा इफरेंशिया बोलते हैं। वासा इफरेंशिया एंटर होते हैं, ज्वाइन होते हैं एपिडाइडिमिस के साथ। तब जाके बेटा एपिडाइडिमिस गिव्स राइज टू अ लॉन्गर ट्यूब। उसी ट्यूब को बेटा हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस। ये देखो एपिडाइडिमिस से अराइज हुआ क्या? एपिडाइडिमिस से अराइज हुआ क्या? अराइज हुआ स्पर्म डक्ट। यही तो है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट बोलो या वास डेफरेंस बोलो या डक्टस डेफरेंस बोलो, एक ही बात। तो दिस इज हियर, दिस इज स्पर्म duct. It is also known as vas deferens. मुझे बताओ इतना समझ आया कि नहीं? अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। हाँ, दीक्षा, शशांक, रेयान, उज्जवल, अनुष्का, राजश्री, हर्षित, तन्मय, तनु सिंह, कोई डाउट है बेटा? नहीं ना? बस, वेरी गुड। ध्यान से देखो अब मैं क्या लिखने वाला। ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा जी कहां पर होती है? इट ऑकर्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब क्या होगा? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन है किसके साथ? रेटी टेस्टिस के साथ। ये ज्वाइन हुए हैं रेटी टेस्टिस के साथ। तो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे और आ जाएंगे रेटी टेस्टिस में, क्योंकि बाहर तो इनको निकलना है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ये आ जाएंगे रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस खुद ज्वाइन हुआ है किसके साथ? वासा इफरेंशिया के साथ। तो रेटी टेस्टिस से ये स्पर्म्स चले जाएंगे वासा इफरेंशिया में, क्योंकि इनको बाहर निकलना है। बाहर क्यों निकलना है इनको? क्योंकि स्पर्म्स चाहते हैं हम फ्यूज हो जाएं एग के साथ। वासा इफरेंशिया के बाद ये स्पर्म्स चले जाएंगे एपिडाइडिमिस में, बिकॉज ये वासा इफरेंशिया एपिडाइडिमिस के साथ ज्वाइन है। They will join with, they will, sperms will go into the epididymis. Epididymis. आ गया ना एपिडाइडिमिस में, और एपिडाइडिमिस से अराइज होता है स्पर्म डक्ट। तब जाके स्पर्म्स जाएंगे किसमें? स्पर्म डक्ट में, जिसको हम वास डेफरेंस बोलेंगे। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि पाथ ऑफ स्पर्म्स
व्हाट इज द पाथ ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड? कैसे जाएंगे? तो आप बोलेंगे बेटा जी स्पर्म्स तो बनते हैं कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद बाहर जब निकलेंगे तो वो पहले आएंगे कौन से पार्ट में? टेस्टिस के रेटी टेस्टिस पार्ट में। रेटी टेस्टिस से निकल के आएंगे वासा इफरेंशिया में। वासा इफरेंशिया से निकल के आएंगे एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस से निकल के आएंगे किसमें? स्पर्म डक्ट्स में। तो ये जो हमारा यहां पर स्पर्म डक्ट है, इसी स्पर्म डक्ट के थ्रू मूव कर रहे हैं स्पर्म्स। इसी स्पर्म डक्ट के थ्रू मूव कर रहे हैं स्पर्म्स, जो कि कहां पर बने? जो बने हैं टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो फिर जल्दी। बाकी सारे लोग स्क्रीनशॉट लिए क्या? सारे ले लो बेटा। तो हम आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े बेटा जी। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। मुझे ये डायग्राम अगेन वापस चाहिए। हाँ जी बेटा, इधर देखिएगा इस डायग्राम में क्लोजली। तो अब इन स्पर्म डक्ट्स के थ्रू मूवमेंट हो रही है किसकी? स्पर्म्स की। ध्यान से सुनना। जब स्पर्म्स वासा इफरेंशिया से निकल के एपिडाइडिमिस में आएंगे ना, इन स्पर्म्स के साथ एपिडाइडिमिस से निकला हुआ फ्लूइड मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। स्पर्म्स इनके साथ मिल चुका है एपिडाइडिमिक फ्लूइड। एपिडाइडिमिक फ्लूइड। एपिडाइडिमिस के अंदर एक फ्लूइड था, वो फ्लूइड इन स्पर्म्स के साथ मिल चुका है। और यही दोनों चीजें इन स्पर्म डक्ट्स के थ्रू मूव कर रही हैं ऐसे। जो यहां पर सीन है ना बेटा, यहां ये इस चीज को मैं अलग से यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, आप देखिए, क्योंकि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पार्ट को मैं यहां पर जूम करके दिखाना चाहता हूं। ठीक है ना? देखो, अगर ये यूरिनरी ब्लेडर है, इफ दिस इज द यूरिनरी ब्लेडर, और ये रहा यूरिनरी ब्लेडर से निकला हुआ यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा निकलता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, हमने करना क्या है? हमने स्पर्म डक्ट्स को भी दिखाना है। तो सपोज ये आया यहां से स्पर्म डक्ट, ऐसे।
ये आया यहां से स्पर्म डक्ट। ठीक है, अब देख रहे हो यहां पर सेमिनल वेसिकल भी है। तो करेंगे क्या, मैंने कहा स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन होगा, लाइक दिस। ये रहा डक्ट किसका, सेमिनल वेसिकल का डक्ट। ये रहा सेमिनल वेसिकल का डक्ट। थोड़ा डार्क कलर में लगा दूंगा इस पे, एक मिनट। This is the duct of seminal vesicle. This is the duct of seminal vesicle. और seminal vesicle ये रहा seminal vesicle। अब ध्यान से देखो बेटा, हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये रहा seminal vesicle, यहां से भी ये seminal vesicle। ये रहा बेटा जी seminal vesicle का duct। This is the duct of seminal vesicle। और जो मैंने ऊपर से रेड से लाया है, रेड से जो डक्ट लाया, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को हम वास डेफरेंस भी बोले हैं। तो स्पर्म डक्ट ज्वाइन होगा किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ। और ज्वाइन होने के बाद एक कॉमन डक्ट बाहर आएगा, लाइक दिस। ये देखिए बेटा, स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन हुआ तो कॉमन डक्ट बाहर आया। यहां पर भी स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन हुआ तो एक कॉमन डक्ट बाहर आया। बेटा इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स। तो कितने इजैकुलेटरी डक्ट्स, एक साइड से एक, दूसरे साइड से दूसरा। ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं किसके साथ, यूरिथ्रा के साथ। आप देख लीजिएगा, यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा वो पार्ट है, वो वाला ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लेडर से अराइज हो रहा है। दिस इज द यूरिथ्रा। क्या समझे, तो ये वाला चीज जो है, दिस इज यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा आप देख रहे हो बेटा कहां से अराइज हुआ है, यूरिथ्रा अराइज हुआ है यूरिनरी ब्लेडर से। इस यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास होगा। क्या पास होगा, यूरिन। इसी के थ्रू यूरिन पास होने वाला है। लेकिन आप देखो यहां पर यूरिथ्रा के साथ दोनों तरफ से इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन होगा। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट है कॉमन डक्ट जो बना जब सेमिनल वेसिकल का डक्ट स्पर्म डक्ट के साथ ज्वाइन हुआ। तो मैं यहां पर लिखूंगा इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, इट इज अ डक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय डक्ट ऑफ seminal vesicles, duct of seminal vesicle plus sperm duct। ठीक है ना, इतना ही नहीं बेटा, आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर एक और बड़ा सा ग्लैंड मौजूद है। बेटा जी उस ग्लैंड को हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड जो मैं ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। This is the prostate gland. This is the prostate gland. This is the prostate gland.
है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी ज्वाइन हुआ है इसी के साथ। तो आप डायग्राम में देख ही रहे हो, आगे जो बढ़ रहा है ना ट्यूब, ये बेसिकली कौन सा ट्यूब है? ये तो यूरिथ्रा ही है ना, और यही यूरिथ्रा पेनिस के अंदर फ्लो हो रहा है। इस यूरिथ्रा के पास यहां पर दो और छोटे ग्लैंड्स अटैच हैं। देन फिर से आगे बढ़ा यूरिथ्रा, ये देखिए, और इस यूरिथ्रा के साथ अटैच है, या यूरिथ्रा रन कर रहा है किसके थ्रू? एक मस्क्यूलर ऑर्गन के थ्रू। उसी मस्क्यूलर ऑर्गन का नाम है पेनिस। लाइक दिस। जो मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर द मसल्स ऑफ द पेनिस, और इन्हीं मसल्स के थ्रू रन कर रहा है व्हाट? यूरिथ्रा। तो आप लोग बेटा ध्यान से देखो, मैं कहना क्या चाहता हूं, सोचने वाली बात है। इसी ट्यूब से यूरिन भी बाहर आएगा, लेकिन ऊपर से यहां से स्पर्म डक्ट से क्या आए? स्पर्म्स। यहां से स्पर्म्स आए, उन स्पर्म्स के साथ ऑलरेडी एपिडाइडमिक फ्लूइड भी है। जैसे ही ये स्पर्म डक्ट सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन हो गया, तो सेमाइनल वेसिकल से भी कुछ सिक्रीशन निकलेगा, सेमाइनल वेसिकल से भी कुछ सिक्रीशन निकलेगा, वो सिक्रीशन भी इसी के साथ ज्वाइन होगा। और सराउंडिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन निकलती है, वो भी इसी के साथ ज्वाइन होती है। तो कहने का मतलब है, स्पर्म्स प्लस एपिडाइडमिक फ्लूइड जो तक यहां तक पहुंचा, उसके साथ और कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है बेटा उसके साथ? उसके साथ ऐड हो रहा है सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल भी ऐड हो रहा, प्लस उसके साथ ऐड हो रहा है सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो तीन चीजों का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, प्लस सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्लस एपिडाइडमिक फ्लूइड, प्लस स्पर्म्स, ये सारा का सारा एक मिल्की कलर व्हाइट फ्लूइड बन जाएगा। उस मिल्की कलर व्हाइट फ्लूइड का नाम है सेमेन। और यही सेमेन बेटा इस यूरिथ्रा के थ्रू रन हो रहा है, पेनिस के थ्रू रन हो रहा है। तो पेनिस के थ्रू यूरिन भी रन होगा, और पेनिस के थ्रू सीमेन भी रन होगा। लेकिन एक ही बार में यूरिन और सीमेन कभी रन नहीं होगा। जब इंसान पेशाब कर रहा होगा, यूरिन पास कर रहा होगा, तब सिर्फ यूरिन जाएगा। लेकिन जब एक इंसान, एक मेल अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होगा, उस वक्त यूरिन नहीं जाएगा, उस वक्त सेमेन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? ये समझ आया? मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो टेल मी। अगर डाउट नहीं है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ये है ना याद, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉपर्स ग्लैंड, या इसको हमने क्या बोला था? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, समझ आई बात? मैंने लिख दिया इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। सेमाइनल वेसिकल का डक्ट यहां से आया, देखो ये रहा सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, यहां से लेके यहां तक।
जिसपे मैंने पिंक कलर मारा है, ये क्या है? पिंक कलर जिसपे मैंने किया, ये सेमाइनल वेसिकल का डक्ट है। ठीक। और ऊपर से आया बेटा जी स्पर्म डक्ट। ऊपर से ये जो आ रहा है, दिस वन, इट इज द स्पर्म डक्ट। तो मैंने कहा स्पर्म डक्ट ज्वाइन हुआ किसके साथ? सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ। तब जाके एक कॉमन डक्ट बना, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। ये यहां से लेके यहां तक, ये कॉमन डक्ट ही तो है ना। ये डक्ट कैसे बना भाई? तुम देख सकते हो बेटा, पीछे इस डक्ट के पीछे क्या है जिसपे मैंने ग्रीन कलर मारा? जिस डक्ट के ऊपर मैंने ग्रीन कलर मारा, इस डक्ट के पीछे क्या क्या चीज है? देख लो ना। इस डक्ट के पीछे सेमिनल वेसिकल का डक्ट भी है और स्पर्म डक्ट भी है। यही डक्ट जो बनता है सेमिनल वेसिकल के डक्ट और स्पर्म डक्ट के ज्वाइन होने से, इसी डक्ट को बेटा जी बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। मैंने नीचे लिखा, ejaculatory duct is the combination of the duct of seminal vesicle and sperm duct. बताइए, स्पर्म और सेमेन, इन दोनों में फर्क है। सेमेन में स्पर्म भी होते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड भी होता है उसमें। क्या क्या लिक्विड? एपिडाइडिमिस का लिक्विड, सेमिनल वेसिकल का लिक्विड और प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो बेटा जल्दी से। हाँ रेयान बेटा, तुमको समझ में आया? हर्षित, अनुष्का, तनु सिंह, तन्मय त्रिपाठी, दीक्षा, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, हम बढ़ते हैं आगे बेटा जी। देखिए, तो कहने का मतलब ये है, एक मिनट, वापस वापस पिछले पेज पे जाऊंगा। हाँ जी, एक बार फिर से देखिए इसको। तो कहने का मतलब ये है, टेस्टिस से जब स्पर्म्स निकले, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से वो बाहर निकल के जाएंगे रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से मूव करके जाएंगे वासा इफरेंशिया में। वासा इफरेंशिया से मूव करके जाएंगे कहां पर? एपिडाइडिमिस में। तो स्पर्म्स एपिडाइडिमिस में आएंगे। एपिडाइडिमिस में इन स्पर्म्स के साथ एपिडाइडिमिक फ्लूइड मिल जाएगा और थोड़ा सा इन स्पर्म्स का एक्टिवेशन भी होगा, लेकिन पूरा एक्टिवेशन अभी नहीं होता। तब जाके ये स्पर्म प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड स्पर्म डक्ट से ऊपर मूव करता है। स्पर्म्स प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड स्पर्म डक्ट से ऊपर मूव किया और पहुंच गया यहां पर। यहां पर क्या होगा? यहां से आया स्पर्म प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड, और जैसे ही इधर पहुंचा, इधर स्पर्म डक्ट के साथ ज्वाइन हुआ सेमाइनल वेसिकल का डक्ट। सेमाइनल वेसिकल के डक्ट से सेमाइनल वेसिकल का स्क्रीशन भी ज्वाइन हुआ। तो इजैकुलेटरी डक्ट से अंदर आएगा यूरिथ्रा में कुछ। इजैकुलेटरी डक्ट से अंदर आएगा यूरिथ्रा में कुछ। क्या आएगा? स्पर्म्स प्लस एपिडाइडिमिक फ्लूइड और स्क्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। बट पीछे से इसके साथ ज्वाइन किया है प्रोस्टेट ग्लैंड ने, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना स्क्रीशन ज्वाइन करेगा। तो यहां पर इस रीजन में जो यूरिथ्रा वाला पार्ट है, इसमें क्या चीज आई? इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का स्क्रीशन आया, सेमिनल वेसिकल का स्क्रीशन आया, एपिडाइडिमिक फ्लूइड तो और स्पर्म तो पहले से ही आ चुका था। इस पूरे मिक्सचर को हम सेमिन बोलेंगे। यही सेमिन बेटा इसी यूरिथ्रा के थ्रू आगे बढ़ेगा और पेनिस के थ्रू बाहर आएगा। कब? एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अगर हम बोलेंगे बेटा मेल सेक्स एक्ट, मेल सेक्स एक्ट, मेल सेक्स एक्ट का मतलब है व्हेन अ मेल डज सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एक मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स, या हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को कॉपुलेशन भी बोलते हैं, या हम क्वाइटस भी बोलते हैं। कॉपुलेशन बोलो, क्वाइटस बोलो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो, जब ये मेल अपने पार्टनर के साथ क्वाइटस करेगा या कॉपुलेशन करेगा, तो कॉपुलेशन करते वक्त ये मेल पीक स्टेज पे आएगा, पीक ऑफ कॉपुलेशन। बेटा जी, उस पीक स्टेज ऑफ कॉपुलेशन, पीक स्टेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम ऑर्गेज्म बोलते हैं, ऑर्गेज्म। और ऑर्गेस्मिक स्टेज पे ये मेल सेमेन को, इट ड्रॉप्स द सेमेन इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, फीमेल के वजाइना में सेमेन इसने छोड़ दिया। एक बारी में कितना सेमेन छोड़ दिया? लगभग लगभग 3 से 4 मिलीलीटर ऑफ सेमेन। ठीक है। और हां जी, एक नॉर्मल इंसान के सेमेन में कितने स्पर्म्स होते हैं यह भी लिखना बहुत जरूरी है। 20 मिलियन से लेके 120 मिलियन स्पर्म्स इन 1 ml ऑफ सेमेन। ये बेटा नॉर्मल वैल्यू है, इसको हम नॉर्मल स्पर्म काउंट बोलते हैं, नॉर्मल स्पर्म काउंट। नॉर्मल स्पर्म काउंट इंसान का क्या है? 20 से 120 मिलियन स्पर्म्स 1 ml सेमेन में होने चाहिए। तो अगर 4 ml सेमेन ये ड्रॉप कर रहा है वजाइना में, फीमेल के वजाइना में, तो उसमें 80 to 480 मिलियन स्पर्म्स होंगे। अब आगे इन स्पर्म्स का क्या होने वाला है ये हम अगली क्लास में बताएंगे। अगली क्लास में क्यों बताएंगे? क्योंकि पहले हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। समझ आई बात? नहीं बेटा, सभी स्पर्म काम नहीं करेगा। इतने स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज होगा, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बताऊंगा ना आगे की कहानी, मैंने कहा ना अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके क्लास छोड़ दीजिए। ओके बेटा, बाय, खुदा हाफिज। आज की क्लास समझ आई ना बेटा? इंटरेस्टिंग लगा ना ये? ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा जी। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर।